Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So today I am here with the 10th and the last lecture of our kinematics series, and in this lecture we are going to discuss about chasing problems. तो हम chasing problem के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चेजिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, और अगर मैं आपको बता दूं तो इस लेक्चर को इंक्लूड करते हुए ये 10वां लेक्चर है, और साइड में एक लेक्चर मैंने आपको सेफ्टी पैराबोला कंसेप्ट वीडियो मेरे खुद के कंसेप्ट वीडियो से करने को बोला है. तो 11 लेक्चर्स में हम काइनेमेटिक्स को ख़त्म कर रहे हैं, और जो भी आपको पढ़ाया गया होगा कहीं भी उससे ज़्यादा ही डिलीवर किया गया होगा सिर्फ 11 लेक्चर्स पे. तो आप देख सकते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट विथ द मिनिमम टाइम किस तरह से कवर कर सकते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विथ चेजिंग प्रॉब्लम. हम चेजिंग प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं, और तो देख सकते हो कंसेप्ट क्या है. चेजिंग प्रॉब्लम नाम से समझ में आ रहा है एक के पीछे दूसरा भाग रहा है, और इस तरह की चीज़ों को चेजिंग प्रॉब्लम बोलेंगे. तो इसमें भी दो तरह के टाइप बनाए जा सकते हैं. टाइप 1 जो कि थोड़ा इजी वाला होता है, और टाइप 2 जो कि थोड़ा बेटर होता है. टफ तो नहीं बोलूँगा बट बेटर, पहले वाले पार्ट के कंपैरिजन में बेटर होता है. तो दो तरह के हम चेजिंग प्रॉब्लम पढ़ते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. मैं कोई इसको आपको रटा नहीं रहा हूँ चीज़ों को, आपको बस बताना चाह रहा हूँ डिफरेंस क्या है दोनों पे, डिफरेंस क्या है दोनों पर. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल में चेज हो सकता है, या फिर स्क्वायर में चेज हो सकता है, या फिर किसी भी शेप पे चेज हो सकता है. इसमें मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है. और एक हो सकता है कुछ इस तरह का चीज़. दोनों के बारे में आज की वीडियो पे डील करेंगे, और बहुत ही शानदार तरह से धीरे धीरे चलते हुए हम बात करेंगे. हो सकता है कि इस तरह से एक चीज़ बन रहा हो. तो ये दो टाइप हमने चेजिंग प्रॉब्लम में को डिवाइड किए हैं दो तरह में, और इसमें भी और वैरायटी आगे पीछे रखना, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. अब देखो, इसमें चाहूँ तो मैं 10 चीज़ें बोल दूँ कि ये लो ये भी करो, एक बार डिस्टेंस पीछे दे दूँ, एक बार डिस्टेंस आगे दे दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, सब एक ही चीज़ है. वो उसको रटाना बोलते हैं कि आगे भी दे दो पीछे भी दे दो. अरे बच्चों को दिमाग चलाने दो यार, अपना चलाने दो बच्चों को दिमाग. उनकी बेसिक डेवलप करो, बाकी उनको दिमाग चलाने दो. आगे दे दो पीछे दे दो, मैं दिखाऊंगा वीडियो में मास्टर लोग क्या करते हैं. आगे दे दो पीछे दे दो, सारी चीज़ें मैंने देखी है. तो अब अगर यहाँ पर बात करें तो टाइप 1 टाइप 2, और इसमें क्या हो रहा होगा कि हमेशा एक दूसरे के वेलोसिटी हेड की तरफ ही ये मूव कर रहे होंगे. मतलब बोलने का मतलब है कि ये इस मोमेंट पे इस जगह पर है, तो ये इसकी तरफ भाग रहा होगा. ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये सी वाले पार्ट की बी जो है, ऐसा नाम दे देते हैं, तो ए जहां पर भी है इसके हिसाब से ए का जो भी बी का जो भी पोजीशन वेक्टर है वहां पर ही वेलोसिटी बनाएगा. बी इसके अलोंग बनाएगा, बी इसके अलोंग बनाएगा, और सी ए की तरफ भागेगा. ठीक है, सी ए की तरफ भागेगा. ये टाइप 1 है. इसमें भी भागेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही. डिफरेंस क्या होगा थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ. देखो, अगले मोमेंट में जब सी मान लो यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, तो बी अपने मोशन को थोड़ा ऐसा कर लिया होगा जिससे कि आप देख सकते हो थोड़ा ऐसा मुड़ गया होगा अगर देखें तो, जिससे कि इसकी वेलोसिटी वेक्टर अब इसके लाइन पर आ रही हो. सी ऐसा हो गया होगा, और सी भी थोड़ा ऊपर आया होगा अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा बना लेता हूँ. सी इसके पीछे आते हुए, बिकॉज ए ऐसा आया होगा, सी ऐसा आया होगा, और बी कुछ इस तरह से आया होगा. तो इस तरह से अब चेजिंग चल रहा होगा. ट्रायंगल थोड़ा सा मुड़ गया होगा. देखो हुआ क्या है इसमें, अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो ए का नया पोजीशन ये है, बी का नया पोजीशन, सी का नया पोजीशन ये है. अब ए जब इधर भागा है ना, तो बी इधर भागा है, तो बी नीचे हो गया, तो ए भी अपने पाथ को थोड़ा टिल्ट किया, और जैसे ए ने टिल्ट किया तो सी ने भी अपने पाथ को थोड़ा टिल्ट किया. तो आप देख सकते हो एक चेजिंग ये है, और दूसरी चेजिंग यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ. अब ये जब v यहाँ से यहाँ आएगा तो ये इसको चेज कर रहा है. इस केस में ये जो सेकंड बी पार्टिकल है वो ए को चेज कर रहा है. ए तो बिल्कुल सीधा ही चल रहा है,
तो इस केस में आप देख सकते हो पहले ये बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पर इसका पोजीशन लाई कर रहा था, और अब क्या हुआ, जब ये इधर पहुंच गया तो ये भी अपनी वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ी टर्न कर लिया। पहले ऐसा था और अब ये कुछ ऐसा घूम चुका है जिससे कि टेंजेंट बनाने पर वेलोसिटी बिल्कुल इससे ही पास करे। तो पहले इसका वेलोसिटी u वेक्टर ऐसा था, अब इसका u वेक्टर ऐसा हो गया। तो डिफरेंस क्या है सर, दोनों तो एक ही बात चल रही है। तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आप इस मोमेंट पे कभी भी इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी देखो, इस केस पे ध्यान से देखिएगा, इस केस में देखूं तो ये u है और ये v है। मान लो इनके बीच में एंगल कुछ, ये वाला एंगल कुछ थीटा हो गया, तो इसको भी ऐसा थीटा बना लूंगा। तो ये v cos थीटा है और ये u है। तो रिलेटिव क्या बन रहा है इनके बीच में, v रिलेटिव क्या बन रहा है इनके बीच में, इनके बीच में v रिलेटिव बन रहा है u माइनस v cos थीटा। देख सकते हैं u माइनस v cos थीटा, ये रिलेटिव बन रहा है। और यहां पर अगर देखूं तो इस मोमेंट पे इनके बीच में रिलेटिव क्या था, ये v से इधर जा रहा था, ये v से इधर जा रहा था। तो एक कंपोनेंट इसका ऐसा और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऐसा। तो आप देख सकते हो ये v का cos 60 होगा शायद, और ये भी v होगा। तो इस केस में इनके बीच में जो रिलेटिव था वो 3v/2 था। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये 60 डिग्री का ही ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज सबका मोशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा, अभी भी ये v से चल रहा है और ये भी अभी v/2 से चल रहा है, तो अभी भी v रिलेटिव 3v/2 होगा। तो इस तरह के केस में दोनों के बीच का v रिलेटिव कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जबकि यहाँ पर अगर देखो तो v रिलेटिव डिपेंड्स ऑन थीटा। जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगा, बॉडी यहाँ पहुँचेगा तो ये अपने आप को थोड़ा और मोड़ेगा, थोड़ा और मोड़ेगा। मोड़ने से क्या होगा कि अब इनके बीच का v रिलेटिव चेंज हो गया होगा। तो दो टाइप में तोड़ रहे हैं, पहले में v रिलेटिव कांस्टेंट चलेगा, सेकंड वाले पे v रिलेटिव वेरिएबल होगा। तो दोनों केसेस को डील करके देखते हैं। तो चलो पहले करते हैं केस नंबर 1, या फिर बोल सकते हैं टाइप 1। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल किसका, यही ट्रायंगल का ही चेजिंग ले लेते हैं, बिकॉज उसके बारे में बात कर लिए तो आप थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा मेरी बात को सुनना, ठीक है। तो ये अपना ऐसा कोई ट्रायंगल वैंगल बना लिए, अब चेजिंग अलोंग विद इन द ट्रायंगल ही चल रही है। तो ये एक मास, ये एक मास और ये तीसरा मास, ABC जैसे हमने नाम दिया था बिल्कुल वैसा ही दे दो। अब समझ गए होगे चल क्या रहा है, तीनों एक दूसरे की डायरेक्शन पर ही अपनी वेलोसिटी वेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं, स्पीड नहीं बदल रहे हैं। स्पीड तीनों का v ही है, तीनों की स्पीड v है ऐसा बोला जा रहा है। तो हमको इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, तो क्या क्या फाइंड करना है ये भी लिख लेते हैं। फाइंड, पहला तो लेते हैं टाइम ऑफ चेजिंग, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। बी पार्ट में लिख लेते हैं ROC या फिर एक्सेलेरेशन निकालना सीखेंगे। एक्सेलेरेशन ऑफ ए, इनिशियल एक्सेलेरेशन निकाल के देख लेंगे। इनिशियल एक्सेलेरेशन जो भी है, इनिशियल मतलब टाइम 0 पे जब चेजिंग शुरू हुआ है। और सी वाले पार्ट में अगर देखें तो मैं बोल सकता हूँ उसके पाथ का ROC एट इनिशियल मोमेंट। इनिशियल पे भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इनिशियल निकाल के बता रहा हूँ, बाद में क्या करना होगा वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। या फिर एक आधा सवाल ले लेंगे। तो देख सकते हो क्या हो रहा है, टाइम ऑफ चेजिंग मोशन मैंने आपको बता दिया कि ये अभी इस मोमेंट पे ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा था, ये ऐसा चल रहा था। तो बना लेते हैं, इनिशियली v वेक्टर ऐसा था, ये सब v से मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। अब आप देखो ये पार्टिकल c के कारण थोड़ा ऐसा मुड़ा, बिकॉज और c a के कारण थोड़ा ऐसा मुड़ा और a b के कारण थोड़ा ऐसा मुड़ा। तो इस वजह से अब इनका जो पाथ वगैरह होगा वो कैसा लिखूंगा, ये ऐसा हो गया होगा। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है जिससे आप समझ पाओ, ये ऐसा आ गया होगा, ये ऐसा आ गया होगा। देखो अभी इस पे अगर टेंजेंट बनाऊं ना तो ये बिल्कुल B से पास कर रहा हूँ,
बी से पास कर रहा होगा, और सी कैसा हो गया होगा, कुछ ऐसा कि इसका भी टेंजेंट बनाऊं इस पे तो ये ए से पास कर रहा होगा। और अगर इसकी बात करें बी की, तो बी पे को थोड़ा सा ऐसा करता हूं, तो बी पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो वो सी से पास हो रहा होगा। तो अब इनका कुछ इस तरह से ट्रायंगल मुड़ गया होगा, ट्रायंगल इस तरह से मुड़ गया होगा। और अभी अगर इनके बीच में इनिशियल लेंथ एल दिया हुआ था, तो आप देख सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अब भी मेंटेन होगा। तो ये सारे एंगल्स अब भी 60 होंगे, बिकॉज तीनों का मोशन सिमेट्रिकल है ना। इनिशियली अगर इक्विलेटरली लाए कर रहे थे तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही लाए करने वाले हैं। तो ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो टाइम ऑफ चेजिंग अगर देखें तो मैंने आपको बताया कि इस केस में वी रिलेटिव कभी भी चेंज नहीं होता है। वी रिलेटिव कहां पर देख रहे हैं अपन, कौन सा वी रिलेटिव, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग देखे थे, आप देख सकते हो ये वाला वी रिलेटिव देखे थे। एक और तो रिलेटिव का कंपोनेंट था ना ये वाला, बट हम लाइन जॉइनिंग वाली चीजों को देख रहे थे, लाइन जॉइनिंग वाली चीजों को देख रहे थे। तो इस वजह से, बिकॉज लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगी वही इनके सेपरेशन को कम करेगी ना। जो लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर होगी वो इनको रोटेट कराने का काम कर रहा होगा। रोटेटिंग वेक्टर्स वगैरह हम जो भी चीजें पहले डील कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो वी आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, वो हमेशा क्या है, 3v/2। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं, बिकॉज ये v से जा रहा है और इसके पास वेलोसिटी इस मोमेंट में ऐसा v है, तो v का ये कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ऐसा इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला v sin 60 है और ये v cos 60 है। तो v रिलेटिव अगर देखें तो v प्लस v/2 जो कि हो जाएगा 3v/2, और ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से हम एक लाइन में यहाँ पर टाइम ऑफ चेजिंग लिख सकते हैं। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन L था, और अलोंग दी लाइन जॉइनिंग लगातार वी रिलेटिव क्या है इनका, 3v/2। इस वजह से ये चेज कब कर लेंगे, L डिवाइडेड बाई 3v/2, जिसे हम टाइम वगैरह लिख लेंगे 2L/3v। तो ये अपना टाइम ऑफ चेजिंग हो गया, पहला वाला पार्ट। फिर क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, इनिशियली निकालना है एक्सेलरेशन। अब ये जो टाइम ऑफ चेजिंग आया है इस केस में आसान था, बिकॉज वी रिलेटिव हमेशा कांस्टेंट है। अगर वी रिलेटिव थोड़ा चेंजिंग हो जाए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ एक मेथड सा है, आप एक बार सीख जाओगे तो वो आप बार बार अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तो सेकेंड इज एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन ध्यान से देखते हैं कैसे लिखेंगे। ए का एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो आप देखोगे, अगर इस ट्रायंगल पे आप ध्यान से देखो, इनिशियल जो ट्रायंगल बना था, तो इनिशियली ए का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था, बिल्कुल सही है ना। तो इनिशियली वी का वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था। थोड़ी देर के बाद, बहुत छोटे से टाइम के बाद, ये जैसे थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ा है, ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हुआ है ना, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसी हो गई है ना। तो अब अगर इसको पीछे मिलाऊं तो ये कुछ डी थीटा एंगल मुड़ गया है। अब अगर ध्यान से देखें तो पहले वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल ऐसा था, और बहुत छोटे से टाइम पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर डी थीटा एंगल घूम गई है, और आप देख सकते हैं कि डी थीटा एंगल बिल्कुल ऐसा छोटा सा एंगल, ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है डी थीटा। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये v इनिशियल वेक्टर था, v फाइनल वेक्टर भी v है, और अगर इनके बीच में आप ये वाला वेक्टर देखें तो ये चेंज इन v वेक्टर है। और चेंज इन v वेक्टर की अगर बात करें तो मैं रोटेटिंग वेक्टर के बारे में आपको बताया हूँ कि यहाँ पर सिंस v का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो आपके पास बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे हम सेंट्रीपिटल का नाम दे रहे थे, सिर्फ इसके पास वही होने वाला है। और वो क्या होता है, इसके वेक्टर के रोटेशन के कारण। सो डी वी वेक्टर बाई डी टी, दिस इज ए सी। और अगर इसके बारे में बात करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे,
मुझे पता है कि कोई भी वेक्टर घूमता है तो किसी भी इसका रेट ऑफ चेंज हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा टाइम्स ऑफ वी। ये कैसे देखते हैं आप रोटेटिंग वेक्टर में सीख सकते हो, बट एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। अगर ये वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा डी टी एंगल कवर कर लेगा। इससे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा डी टी टाइम्स ऑफ वी। ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एक तरह से आर्क अपॉन रेडियस, बहुत छोटे से एंगल के लिए आर्क लेंथ के बराबर ही इस वेक्टर को लिख सकता हूँ। और इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा डी टी वी बाय डी टी। तो यहाँ से डी टी वगैरह कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा वी। तो ये इसका रेट ऑफ चेंज है और यही इसका एक्सेलेरेशन है। तो एक्सेलेरेशन इसका जो कि आ रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और ये कैसा आ रहा है, ओमेगा टाइम्स ऑफ वी। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम किसी तरह ओमेगा निकाल लेते हैं। और ओमेगा कैसे निकालते हैं, ओमेगा क्या है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू वेलोसिटीज, मतलब टू वेलोसिटी वेक्टर्स। तो वेलोसिटी वेक्टर एक तरह से पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही है। किसी भी वक्त ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर किसके अलोंग है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही है। दोनों के बीच में जो भी इसके अलोंग जो भी पोजीशन है, तो इस मोमेंट में पोजीशन ऐसा है और रिलेटिवली ये इनका पोजीशन का लाइन किस एंगल से किस थीटा के साथ घूम रहा है पर यूनिट टाइम, वो हम बोल सकते हैं ओमेगा हो सकता है। तो पहले इनके बीच में जो भी एंगल था ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है, और इसके रोटेशन के पीछे का पर्पस क्या है, ये वी वेक्टर किसकी वजह से घूम रहा है, तो देख लेते हैं। एक तरह से ये पोजीशन वेक्टर भी बन जा रहा है, बिकॉज वी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग दी पोजीशन वेक्टर। तो ये वी था और ये हो गया था v बाई टू, ये हो गया था v बाई टू। और आप देख सकते हो ये वाला था √3/2 v साइन कंपोनेंट। तो हमें पता है कि ओमेगा हम कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका रोटेशन देखना है तो ओमेगा विल बी √3/2 v। ये हो गया v रिलेटिव बाय इनके बीच में डिस्टेंस। तो इनिशियली अगर मुझे लिखना है टाइम 0 पे तो मैं क्या लिख लूंगा, x। अगर आपको किसी और टाइम पे एक्सेलरेशन पूछा होता तो बस आपको l के बदले क्या लिखना पड़ता, उस टाइम पर होने वाला इनके बीच का सेपरेशन। और इनके बीच का सेपरेशन इस केस में आप इजीली लिख सकते हो, बिकॉज इनके बीच में v रिलेटिव हमेशा कांस्टेंट है। तो v रिलेटिव को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम से, तो वो हो जाता डिस्टेंस ट्रैवल। l से माइनस करते तो आपको मिलता है इनके बीच का जो भी सेपरेशन है उस वक्त, और उस केस में आप ओमेगा उस वक्त ऐसा लिखते हैं। तो a परपेंडिकुलर इनिशियली अगर देखूं तो मैं उसे लिख सकता हूं √3/2 v बाय l। ये हो गया ओमेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं एक v के साथ, तो ये कुछ हो गया √3v² 2l। दिस इज a परपेंडिकुलर। और आप देख सकते हो ओमेगा की वजह से एंगल वैंगल जो भी इनके बीच में वो कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। माइनस प्लस के बारे में अभी मैं बात कर नहीं रहा हूँ, तो ठीक है। तो दिस इज ए परपेंडिकुलर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ए परपेंडिकुलर कैसे लिखें, ओमेगा टाइम्स ऑफ वी। ओमेगा कैसे लिखें, वी परपेंडिकुलर टाइम्स ऑफ इनके बीच का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ओमेगा किसका रोटेशन देख रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर का रोटेशन देख रहे हैं, बट वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पे है, इस वजह से पोजीशन वेक्टर का ही रोटेशन देख लिए। तो आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है। और लास्टली अगर यहाँ पर देखें तो थर्ड पार्ट में इसमें पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल। तो इनिशियल पॉइंट पे आरओसी फाइंड करना है। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आरओसी कैसे फाइंड करते थे अपन किसी भी इंस्टेंट पे, अगर ये कोई भी कर्व है तो पर इस कर्व के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन है, और इस हिसाब से अगर ए परपेंडिकुलर हम लिखते थे वी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड करते थे वी स्क्वायर वी टेंजेंशियल स्क्वायर बाय आरओसी। तो हम देख सकते हैं इस बॉडी का आरओसी पूछा गया है, तो इसके पास परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ऐसा ही तो आया है ना, ए परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो यही तो इसका डायरेक्शन है ना, रेट ऑफ चेंज का। तो ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन आया है और वी टेंजेंशियल की तरह वी एक्ट कर रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर आरओसी अगर लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, तो √3v² बाय 2l। तो शायद ये आ रहा है 2l बाय √3। वैल्यूज वगैरह एक बार चेक कर लेना, कंसेप्ट में आपको
कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा कि हमने कैसे एक्सेलेरेशन वगैरह लिखा है, इस बॉडी का एक्सेलेरेशन किस तरह से लिखा गया है, और हमने इस बॉडी का ROC कैसे फाइंड किया और टाइम ऑफ चेजिंग कैसे फाइंड किया है। दिस इज द टाइप 1। तो ये टाइप 1 था जो कि काफ़ी आसान था, बिकॉज वी रिलेटिव इनके बीच में बोल सकते हैं जीरो सा था, मतलब चेंजिंग नहीं था, कांस्टेंट था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप 2। टाइप 2 पे भी आ जाते हैं। फिर टाइप 1 का कॉन्फिडेंस वगैरह के लिए एक आधा सवाल मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, जिससे कि आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें। तो टाइप 2 के बारे में अगर देखें तो टाइप 2 में हमने क्या देखा था कि वी रिलेटिव चेंज हो रहा होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी चेंजिंग होगी। तो उस केस में टाइम वगैरह लिखना उतना इजी नहीं होगा, बट स्टैंडर्ड मेथड है, सीख जाओगे तो आपके लिए इजी ही होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेते हैं। मान लेते हैं ये दोनों चेजिंग शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा चेजिंग शुरू हो रहा है और ये आपका पहला बॉडी है जो कि V से अप्रोच कर रहा है इसकी तरफ, और ये सेकंड बॉडी है जो कि U से चल रहा है इस लाइन पे। ये किसी को अप्रोच वगैरह नहीं कर रहा है और ये इस लाइन पे सीधा चल रहा है विद कांस्टेंट, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, V एंड U आर कांस्टेंट। अच्छा, तो सवाल में क्या पूछा गया है? फिर से वही टाइम ऑफ चेजिंग, तीनों सिमिलर पार्ट पूछे गए हैं जो पिछले सवाल में किए थे। मतलब टाइम ऑफ चेजिंग, ROC एट इनिशियल, एंड थर्ड इज एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तीनों वही चीज़ें फाइंड करनी है। किसका एक्सेलेरेशन और ROC? ए पार्टिकल का। अच्छा, तो आप इस केस में भी मोशन वगैरह देख सकते हो, और मैं आपको इसमें क्या बोल रहा हूँ कि V के इज ग्रेटर दैन U, V इज ग्रेटर दैन U बोल रहा हूँ, तभी चेजिंग वगैरह पॉसिबल है। तो V इज ग्रेटर दैन U के केस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे सोच सकते हैं इस वाले क्वेश्चन पार्ट को। तो आगे थोड़ा फिगर बनाएं। फिगर की अगर बात करें तो ये पार्टिकल कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये अपनी वेलोसिटी को कुछ ऐसा मोड़ लिया होगा जिससे कि टेंजेंट बनाऊं तो इस वक्त पे ये इसी से पास करे। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये कैसा मुड़ रहा है। तो अगर इस पे टेंजेंट बनाए तो बिल्कुल इसी से पास कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा मुड़ गया होगा, यहाँ पर आ गया होगा। तो ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड वाइज तो चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन ऐसा हो गया है। मान लेते हैं किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइन हो चुका है। ये किसके साथ चल रहा है? ये U के साथ ही चल रहा है। तो नीचे वाला थीटा के साथ इंक्लाइन हो गया है। पहले एंगल इनके बीच में 90 था, अब थीटा बचा है, और इस एंगल को भी थीटा इसी तरह से बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें एक चीज़, कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये U cos थीटा बनेगा, और ये जो कंपोनेंट है ये U sin थीटा बनेगा। तो आप देख सकते हो इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, ये इनका लाइन जॉइनिंग होगा, येलो वाला लाइन किसी भी इंस्टेंट पे। तो अलोंग दी लाइन जॉइनिंग इनके बीच में जो V रिलेटिव होगा, अगर उसकी बात करें अलोंग लाइन जॉइनिंग जो V रिलेटिव होगा, उसके बारे में अगर वैल्यूज लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? मैंने V को बड़ा माना है, इस वजह से V अप्रोच कर रहा होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी V माइनस U cos थीटा, V माइनस U cos थीटा, कुछ इस तरह से। ये V रिलेटिव हो रहा है किसी भी वक्त, थीटा जैसे जैसे बदल रहा है V रिलेटिव इनके बीच का बदल रहा है। अच्छा, तो इस V रिलेटिव के साथ इनके बीच में पहले सेपरेशन L था, और फाइनली क्या होने वाला है, चेजिंग कैसे अप्रोच होगा अगर आगे देखें, ये कहीं यहाँ पर पहुँच जाएगा B पार्टिकल, और ये इधर से चेज करता हुआ, अगर आप थोड़ा ध्यान से फोकस करें इस चीज़ पे, तो मान लेते हैं यहाँ से चलता हुआ ये ऐसा कुछ मुड़ता हुआ यहाँ पर इसको चेज किया है, बिल्कुल यहाँ पर इसको चेज किया है इस तरह से मुड़ता हुआ। तो ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर दोनों मिल गए। दोनों बोलने का मतलब है A और B दोनों यहाँ पर इस वक्त लाए कर रहे होंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें भी निकलवा सकता हूँ मैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, देखेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो एक इक्वेशन अगर यहाँ से लिखें, तो देखो मान लेते हैं T टाइम में टकराए दोनों,
मतलब टी टाइम में दोनों मिल गए, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ut, और ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, किसी भी इंस्टेंट पे इसके पास स्पीड तो v है, तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास स्पीड v cos थीटा ही है, तो स्मॉल टाइम पे ये कितना डिस्प्लेस हो गया होगा, v cos थीटा टाइम्स ऑफ dt, v cos थीटा टाइम्स ऑफ dt, और इसका इंटीग्रल 0 से t, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द ओवरऑल मोशन ऑफ दिस पार्टिकल ए इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इतना ही मूव किया होगा ये। और साथ में अगर देखें दिस इज वेलोसिटी इनटू स्मॉल टाइम इंटीग्रेशन 0 से t, और अगर ऊपर वाले की बात करें तो ये कितना मूव किया है ut, और हमें पता है हॉरिजॉन्टल में दोनों जब ये टकराए हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसे ut से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 बना सकता हूँ। आई थिंक यहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन इनके लाइन जॉइनिंग के अलोंग बना लो। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये है लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी टाइम पर ये है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये u cos थीटा इंटू टी, और ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग हमेशा v से चल रहा है, तो इस वजह से vt टी टाइम में टकराए हैं, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये कितना चलेगा, चाहूँ तो यहाँ पर ही इंटीग्रेट कर दूं, तो vt माइनस u cos थीटा dt इंटीग्रल 0 से t, u cos थीटा dt इंटीग्रल 0 से t, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हो गया v इंटू टी जो इसने चला, और मान लेते हैं ये v इंटू टी डिस्टेंस चला और ये इतना डिस्टेंस बढ़ाया, बट एट लास्ट दोनों का सेपरेशन क्या बन गया, दोनों का सेपरेशन क्या हो गया, या फिर मान सकते हैं कि दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस क्या था, आई थिंक L था, दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन क्या था L, और ये कितना डिस्टेंस चला VT, ये कितना अगर एक ही लाइन में बता दूं तो हुआ तो ऐसा है कुछ, बट अगर लाइन जॉइनिंग ऐसा बना दूं तो ये चला VT चेज करने के लिए, ये कुछ डिस्टेंस चला VT, और ये कितना डिस्टेंस चला लाइन जॉइनिंग के अलोंग u cos थीटा dt इंटीग्रल 0 से t, u cos थीटा इंटीग्रल 0 से t, लाइन जॉइनिंग के अलोंग दोनों का मूवमेंट इतना ही कुछ हुआ है। और इस हिसाब से अगर लिखें तो ओवरऑल इनके बीच में क्या सेपरेशन था, ओवरऑल इनके बीच में जो सेपरेशन था वो L, तो ये कुछ इतना डिस्टेंस आगे बढ़ गया, थोड़ा इधर ड्रॉ करता हूँ। तो मान लो पहले ये यहाँ था, ये यहाँ था, इनके बीच में डिस्टेंस था L, तो ये जो VT है इस वेक्टर को थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया VT जो इसने चला, और इसने क्या चला u cos थीटा इंटू टी टाइम्स ऑफ 0 से t, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये सेकेंड पार्टिकल ने चला, v इंटू टी ये वाला डिस्टेंस पहले पार्टिकल ने चला, और अगर इनके बीच का सब्ट्रैक्शन देखूं तो दिस माइनस दिस विल बी L, ये इनके बीच में जो भी सेपरेशन था वो क्या बन रहा था L। इसको आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं, इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन L था, ये इतना चला ये इतना चला, तो दोनों का अगर माइनस करें तो बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो मतलब जो भी इनका सब्ट्रैक्शन होगा वो L बचेगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये पार्टिकल यहाँ से VT चला लाइन जॉइनिंग के अलोंग, सेकेंड वाला पार्टिकल पहले से L डिस्टेंस आगे था, तो वो कितना चला u cos थीटा इंटू इंटीग्रल dt, और अब दोनों सेम पॉइंट पर आ चुके हैं, लाइन जॉइनिंग इनके बीच का सेपरेशन 0 हो गया है, तो अब इस हिसाब से L की वैल्यू अगर इन दोनों को माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस विल बी L, तो यहाँ से L लिख सकते हैं। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। और अगर आप देखें कि मुझे चाहिए ये कब मिल जाएंगे, तो ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 देखेंगे, फ्रॉम 1 क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 इंटीग्रल cos थीटा dt विल बी ut by v
इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी विल बी यू टी बाई वी, और यहाँ पर इस जगह पर उसकी वैल्यू रख देते हैं, तो वी टी माइनस यू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल फिर से क्या बनेगा यू टी बाय वी, और ये किसके इक्वल होना चाहिए एल के। तो यहाँ से अपने को टाइम की वैल्यू चाहिए टाइम ऑफ चेजिंग के लिए, तो मैं लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल टी इज एक्चुअली एल टाइम्स ऑफ वी। तो यहाँ से अगर टाइम की वैल्यू चाहिए तो एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज द टाइम ऑफ चेजिंग। ये बोल सकता हूँ कि टाइम ऑफ चेजिंग इनके बीच का होने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये किस तरह से हम चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चाहिए मुझे आर ओ सी वगैरह चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो, बट टाइम ज़ीरो पे चाहिए, बिकॉज आगे की टाइम पे आपको थोड़ी सी लिखने में परेशानी हो सकती है कैलकुलेशन वाइज, बिकॉज यहाँ पर टाइम उस टाइम पे क्या इसका डिस्प्लेसमेंट है ये शायद ही लिख पाए, तो इस वजह से हम टाइम ज़ीरो पे लिख रहे हैं जब इनके बीच का सेपरेशन मुझे पता है विच इज़ अराउंड एल। तो ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आर एक्सेलरेशन ए परपेंडिकुलर, बिकॉज ए रेडियल तो ए टेंजेंशियल तो नहीं है, ये बात आपको पता है, बिकॉज हम ये चीज़ जानते हैं कि बॉडी जब चल रहा है तो उसकी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो फिर से वही काम करना है, कोई खास बात है नहीं। v ऐसा था, v इधर मुड़ गया, यही आपका परपेंडिकुलर आएगा। और टाइम ज़ीरो पर अगर देखें तो बिल्कुल ऐसा था, ये इधर चल रहा था u से, ये इधर चल रहा था v से, टाइम ज़ीरो पे लगभग ऐसा होगा, फिर थोड़ा सा रोटेशन हुआ है ऐसा, और यही आपका चेंज वेक्टर आया है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका फिर से रोटेशन की वजह से जो ए परपेंडिकुलर आएगा वो तो ओमेगा इंटू वी ही आएगा, जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया, बिल्कुल सेम, बिकॉज रोटेशन की वजह से जैसे निकाले। और अब ओमेगा निकालना है हमें, तो इनिशियली अगर देखूँ तो ये यू से चल रहा है और ये ए है, ये बी है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ओमेगा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ यू, तो बिकॉज यू इज़ परपेंडिकुलर, और यू बाय एल दिस इज ओमेगा एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। टी ज़ीरो पे लगभग ओमेगा ऐसा है, और अगर ये ओमेगा है तो मुझे पता है ए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जा रही है यू वी बाय एल, और जब आप ए परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लिए हो तो नेक्स्ट चीज़ होगा आपका आर ओ सी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वी टेंजेंशियल स्क्वायर, तो हम किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख रहे हैं, इस ए वाले पार्टिकल का, तो इसका जो चेंज वेक्टर आया, मतलब ए परपेंडिकुलर आया वो कुछ ऐसा आया है, ए परपेंडिकुलर कुछ ऐसा आया है, वी टेंजेंशियल की तरह यहाँ पर वी ही एक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर विच इज यू वी बाय एल, और एल की वैल्यू शायद ऊपर लिख देनी चाहिए मुझे, तो ये कैंसिल होके कुछ आ रहा है वी एल बाय यू। आई थिंक ये अपना होने वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है इसका एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी हुआ होगा। टाइप 2 पे भी आपको चीज़ें कैसी लिखनी है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, अब इसी टाइप 2 पे एक केस ऐसा ले लेते हैं जिसमें कि इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन हो, तो एक लाइन बदल देंगे, इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, कोई खास बात नहीं है। अब इतने होशियार तो आप होगे कि आप इजीली लिख पाओगे, बट ठीक है, एक बार कोशिश करता हूँ मैं कि वो भी आपके नोट्स में इंक्लूड करा दूँ, बट मैं बोल सकता हूँ वो खुद से ही कर लेना चाहिए आपको, अभी आप खुद से ही कर लोगे, तो एक बार खुद से ट्राई करो चीज़ों को सीखने के बाद। और मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, सेकेंड वाला पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, किस स्पीड से, अगेन u से। ये पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, किस स्पीड से, v से। और इनके बीच में जो इनिशियली एंगल दिया था ये कुछ पाई दिया है, इनके बीच में इनिशियली जो एंगल दिया था ये मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई दिया हुआ है, ऐसा कुछ इनिशियल इनके बीच में जो एंगल दिया था वो फाई दिया था। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखें
तो फिर से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि v की वैल्यू u से बड़ी है। मैं बस टाइम ऑफ चेजिंग के लिए चीज़ों को बता रहा हूँ। ROC वगैरह बिल्कुल सेम बनने वाला है, बस u का एक कंपोनेंट वगैरह आ जाएगा परपेंडिकुलर में, आप समझ रहे होंगे कैसा कुछ है, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये वाला डिस्टेंस आई थिंक l दिया है मान लो, या फिर इनके बीच का ही सेपरेशन l ले लो, थोड़ा और ज़्यादा आसान पड़ेगा, बट चलो l लिख दिए ऐसे तो l ही ले लेते हैं। cos phi तो लिखा ही हुआ है, phi वगैरह उससे लिख लेंगे चीज़ों को, तो ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं मिलेंगे, मैं पूरा फिर से फिगर वगैरह बना नहीं रहा हूँ, कैसे मिलेंगे आपको पता है कि जब मिल रहे होंगे तो कैसे दिख रहे होंगे। तो ये कितना डिस्टेंस चला होगा, ये कितना डिस्टेंस चला होगा जब ये मिल रहे होंगे, तो ये डिस्टेंस ut होगा, देख लो t टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो ये कितना चला होगा ut। और अगर आप देख सकते हो ये यहाँ से ऐसा चलता हुआ आया है, ऐसा मिल रहा होगा ना कुछ, तो इसने कितना डिस्टेंस चला है, इसने चला है l cos phi, या फिर l cos phi नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा ये cosec वैसे tan man कुछ भी बन जाएगा। आप देख लो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कुछ भी y डिस्टेंस लिख लेता हूँ। y की वैल्यू कैसे tan वगैरह लिख लोगे, tan phi विल बी l by y, tan phi विल बी l by y, तो ठीक है y की वैल्यू l cot phi वगैरह लिख लूँगा, तो एक लाइन में भी कर सकते थे बट ठीक है, l cot phi वगैरह मैं इसकी वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ। अच्छा आगे देखो, इसकी वैल्यू अगर y वगैरह की वैल्यू लिख लिए तो इंटीग्रल इसकी जो वेलोसिटी बनेगी, पहली चीज तो v मान लो किसी भी इस इंस्टेंट पे, तो v ऐसा है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बनाया, इस v को मिटा देता हूँ। इनिशियली तो v ऐसा है ना, बिकॉज हमेशा उसकी डायरेक्शन पे होगा। इनिशियली v ऐसा है, एंगल फाई था, फाई चेंज होते होते एंगल इनके बीच में जीरो हो गया होगा जब मिल रहे होंगे, तो ठीक है। इसका किसी भी जनरल टाइम पे जब वेलोसिटी ऐसा हो गया होगा मान लो आगे कभी, तो इस वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूँ। किसी भी जनरल टाइम पे आगे ऐसे वेलोसिटी वेक्टर हो गई होगी तो थीटा लिख रहा हूँ। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं, इस वक्त v cos थीटा dt और 0 से t, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, y प्लस ut। तो उसको लिख सकता हूँ y विच इज l cot phi प्लस ut, ऐसे लिख लिए l cot phi प्लस ut। और सेकंड हम इनके बीच का सेपरेशन के अलोंग चीज़ों को लिख लेंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए मुझे ये चाहिए होगा x, तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ साइन फाई, तो ये हो जाने वाला है l बाय x, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं l cosec phi, ठीक है। एंगल थोड़ा सा उटपटांग हो गया है, उटपटांग क्या मतलब cosec cot वगैरह आ रहा है, बट ठीक है, कौन सी बड़ी चीज़ है यार ये सब, ठीक है। तो l cosec phi ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ये वाला लेंथ है। तो इनिशियल इनके बीच का लेंथ था l cosec phi, और इसकी अगर बात करें तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग ये u cos थीटा होगा किसी भी टाइम पर। इस वक्त तो थीटा की वैल्यू कुछ और है, 90 - 5 वगैरह या फिर 5 ही है, बट ओवरऑल किसी इंस्टेंट पे लिखूं तो u cos थीटा। तो ये कितना डिस्प्लेस हो गया होगा अगर देखें लाइन जॉइनिंग के अलोंग, u cos थीटा इंटू dt 0 से t, ये इतना चला। और पहले भी इनके बीच में दूरी क्या था x, तो u cos थीटा dt और साथ में इनके बीच में जो डिस्टेंस था x, ये इनके बीच का सेपरेशन इतना होगा। और ये सेपरेशन को कवर किसने किया है, v से ये कवर किया है, बिकॉज हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही चला है। तो ये किसके इक्वल हो सकता है, v इंटू टी। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो x की वैल्यू भी यहाँ से आप लिख लोगे जो आया था l cosec phi, l cosec phi इसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो,
इसका इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से निकालो और ऊपर वाली इक्वेशन में रखो और टाइम वगैरह की वैल्यू फाइंड कर लो कि कितने टाइम पे ये चेज वगैरह कर लेंगे। तो आई थिंक इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं लग रहा होगा कि कैसे ये मिल रहे हैं, कहाँ ये मिल रहे हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। दिस इज टाइम ऑफ चेजिंग। ठीक है, एक केस ले लेते हैं जिसमें ये मिनिमम वगैरह हो, मतलब यू छोटा हो। फिर से वही बात है इक्वेशन में थोड़ा बहुत गौर फेर करना पड़ेगा, बिल्कुल वही बात है। तो मैं लिखा रहा हूँ बट बहुत बोल सकता हूँ कोई खास बात नहीं है कि अगर v और u की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए तो इस केस में चेजिंग तो पॉसिबल होगा नहीं, तो कंप्लीट चेजिंग तो होगा नहीं। नो मीटिंग लिख सकता हूँ, दोनों के बीच में कोई मीटिंग होने नहीं वाला है इस केस में। ठीक है, मीटिंग नहीं होने वाला है, बट इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा ये लिखना चाहते हैं, तो u मिनिमम लिखना चाहते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, मतलब l मिनिमम। इस केस में क्या बताना है, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या हुआ होगा ये पूछा जा रहा है। तो फिर से देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो चलो वही काम कर लेते हैं। इनके बीच में ये कहीं यहाँ से था a, फिर से फाई एंगल वेंगल ले लेते हैं और इस बार मैं कोशिश करूँगा इसको l ले लूँ, इसको फाई ले लूँ, तो ये l cos फाई हो गया और ये वाला डिस्टेंस l sin फाई हो गया। ठीक है, l sin फाई हो गया, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल ऐसी बन रही है v और ये चल रहा है u से, और कंडीशन क्या दी है इस केस में, u बड़ा है v से। इस केस में u बड़ा है v से, ऐसा मान लिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो ये कैसा होगा, ऐसा जाएगा और जैसे इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हेड करना शुरू करेगा तो उस टाइम पे ये जो पार्टिकल है a वो कहीं आगे आ गया होगा, ये a आगे आ गया होगा और ये किससे चल रहा होगा, u से चल रहा होगा और ये v से चल रहा होगा। अब इनके बीच में कोई डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, और मैं बोल सकता हूँ कि इस इंस्टेंट में जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा, ये वाला डिस्टेंस इनके बीच में l मिनिमम है, जिसको l नॉट लिख रहा हूँ। ये वाला डिस्टेंस इनके बीच में मिनिमम है और इसे मैं l नॉट लिख रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये डिस्टेंस को l मिनिमम है जिसे मैं l नॉट लिख रहा हूँ, तो इनके बीच में बिकॉज इसके बाद u बड़ा है तो और सेपरेशन बढ़ने वाला है। तो जैसे ये पहुँचेगा उस वक्त के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इसकी वेलोसिटी वेक्टर सीधी हो जाएगी। तो फिर से मिनिमम लिखना है तो डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करके लिख लो कैसे लिखना चाहिए। ये वाला डिस्टेंस क्या लिख लूँगा मैं, ut यहाँ तक होगा, ये ut हो गया और ये l नॉट हो गया, और इसने क्या चला है, ये वाला डिस्टेंस इसने चला है l, ये वाला डिस्टेंस। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है इस इंस्टेंट पे वो क्या बनेगा, v cos थीटा dt 0 से t, ये हो गया इस इंस्टेंट पे, और ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, और साथ में अगर देखें तो ये वाला डिस्टेंस अभी हमने लिखा है, ये वाला डिस्टेंस हमने लिखा है। तो L मिनिमम अगर निकालना है तो आप देख सकते हो इस पूरे डिस्टेंस में से इन दोनों के सम में से ये वाले को माइनस कर देते हैं तो L मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ और इन दोनों का पहले सम कर लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा, L cos फाई प्लस ut माइनस, तो L cos फाई प्लस ut, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, माइनस ये लिख लिए और इसको क्या लिख सकता हूँ, L नॉट। पहला इक्वेशन, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या लिखें, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिखें, लाइन जॉइनिंग वाली चीज़ों को लिख लो, लाइन जॉइनिंग वाली चीज़ों को लिख लो। इसने लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस चली, vt, इसने कितना चला, vt, और मान लेते हैं इनके बीच में इनिशियली सेपरेशन क्या था, l, और फाइनली इनके बीच में सेपरेशन क्या रह गया, l नॉट। तो सेपरेशन ओवरऑल अगर मान लो ये नहीं चलता, ये a नहीं चलता, तो इनके बीच में सेपरेशन क्या हो जाता, इनके बीच में सेपरेशन हो जाता
कुछ L प्लस इंटीग्रल U cos थीटा dt। थीटा बीटा क्या है आप सब समझ रहे हो पीछे की चीज़ों से, बीच में इंटरवल पे कभी, और 0 से t, ये इनके बीच में सेपरेशन हो जाता अगर ये a नहीं चलता तो, a नहीं चलता तो, बट a भी कितना चला है -v/t, और फाइनल इनके बीच में सेपरेशन क्या रह गया है L0। तो ये बोल सकता हूँ ओवरऑल चीज़ें इस तरह से लिख सकते हैं, ये ओवरऑल चीज़ें इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इनके बीच में सेपरेशन L था, इसने इतना बढ़ाया, इसने इतना कम कर दिया, जो भी बच गया दैट इज L0। तो इक्वेशन नंबर 2 फिर से वही सारी चीज़ें करनी है और आपको टाइम ऑफ चेजिंग वगैरह निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल भी खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ चेजिंग प्रॉब्लम में ऐसी ही चीज़ों को डील किया जाता है। किसी भी टाइम पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे हमें कैसे किस तरह से चीज़ों को डील करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया आपका चेजिंग प्रॉब्लम, और काइनेमेटिक्स बोल सकते हैं इस जगह पर मैंने एंड किया। अभी एक प्रॉब्लम मैं आपको एज अ फन, जस्ट फॉर अ फन एक सवाल करा दूंगा जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बन जाए, मतलब आप खुद से एक बार ट्राई करना। तो काइनेमेटिक्स यहाँ पर डन हो गया है, बहुत अच्छे लेवल पे हो गया है, ये सारी चीज़ें को बिल्कुल हाइप नहीं दिया गया है, बिल्कुल आसानी से स्मूथ मैनर में सारी चीज़ें हो गई हैं। आगे भी हम बहुत सारी प्लानिंग है हमारी, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और बिल्कुल अलग लेवल की चीज़ें करेंगे, और अगर आप साथ बने रहेंगे तो मेरी तरफ से भी एफर्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में थ्योरी पार्ट में ऐसा ही कुछ, और एक क्वेश्चन आप अपने मज़े के लिए कर लूँ और देख सकते हो, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मज़े के लिए एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमने क्या करना चाहा है। इस बार स्क्वायर में चेजिंग चल रही है, ठीक है, स्क्वायर में चेजिंग चल रही है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा जो भी चेजिंग वगैरह हो रहा होगा, और इस केस में बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ चीज़ों को करना है। और अगर एक बार मैं आपको बोलूं कि किसी टाइम पे पूछ लिया गया है ना, किसी टाइम पे पूछ लिया गया है, तो इस पर्टिकुलर केस में सिंस चेजिंग कैसा है, वी रिलेटिव कांस्टेंट होगा, इस वजह से किसी भी टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, और इनके बीच में बोल सकते हैं वी रिलेटिव भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी टाइम पे मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में अगर सेपरेशन मिल गया, वी परपेंडिकुलर मिल गया, तो AC मिल जाने वाला, ओमेगा मिल जाने वाला है, ओमेगा मिल गया तो AC मिल गया, और अगर AC मिल गया तो ROC मिल गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो बिल्कुल फन के लिए आपको ये सवाल है, इसके सही ऑप्शंस में अगर बताऊं तो आई थिंक एक ये था, एक C और B में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, एक D था, और आई थिंक यहाँ पर ये वाला पार्ट था, B शायद सही था। इन दोनों पे आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। और अगर आप इसके सोल्यूशन के लिए रेफरेंस बोले तो मैं बोल सकता हूँ जो रिवीजन सीरीज था हमारा, ठीक है, रिवीजन सीरीज लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका सोल्यूशन का रेफरेंस है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर इसके सोल्यूशन वगैरह को देख सकते हैं। रिवीजन सीरीज कम रिवाइज विथ मी ऐसे नाम से आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। उसके लेक्चर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 ही है, चेजिंग प्रॉब्लम का, बहुत सिंपल सा सवाल है, जाकर वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चेजिंग प्रॉब्लम में इतना ही कुछ था और काइनेमेटिक्स में इतना ही कुछ था। तो ठीक है, अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।